नमस्कार दोस्तों। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है जाके कभी न परी बिवाई। कहानीकार हैं अनुराग शर्मा। तो चलिए सुनते हैं। रंग डालने का समय गुजर चुका था। पिचकारियाँ रखी जाने लगी थी। फिर भी होली के रंग हर तरफ बिखरे थे। लाल हरे लोगों के बीच सुनहरी या सफ़ेदी पुते चेहरे भी हर तरफ दिख रहे थे। बरेली में यह समय था मोर्चा लड़ने का। मोर्चे की परंपरा कितनी पुरानी है पता नहीं, मगर मोर्चा लड़ने के लिए लगभग हर घर में पीढ़ियों पुराना पीतल का हैंडपंप मिल जाएगा। यह पंप एक बड़ी परंपरागत पिचकारी जैसे होते हैं। एक बड़ी फुकनी के भीतर एक छोटी फुकनी, एक सिरे पर तीखी धार फेंकने के लिए पतला सा मुंह और दूसरे छोर पर जुड़ा हुआ एक लंबा सा रबड़ का पाइप, जिसका दूसरा सिरा पानी से भरे लोहे के बड़े कड़ाह में डाल दिया जाता था। लोहे की वर्गाकार पत्तियों को जोड़कर बनाए हुए यह कड़ाह किसने बनाए थे यह भी मुझे नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है कि ये पूरा साल किसी नुक्कड़, चौक या चौराहे पर उपेक्षित से पड़े रहते हैं, सिवाय एक दिन के, धुलेड़ी यानी बड़ी होली वाले दिन। 12 बजते ही हर ओर दो दो लोग अपने अपने पंप लिए हुए मोर्चा लड़ते नजर आते थे। दोनों खिलाड़ी अपनी आंख बचाकर अपने प्रतिद्वंदियों की आंख को निशाना बनाते थे। जो मैदान छोड़ देता उसकी हार होती थी और उसकी जगह लेने कोई और आ जाता था। हमारा पंप औरों से भिन्न था। तांबे का बना और काफ़ी छोटा। हल्के पंप की धार दूसरे पंपों जैसी जानलेवा नहीं थी, मगर उसे चलाना भी औरों से आसान था। यह इसी पंप का कमाल था जो मैं मोर्चे में कभी भी नहीं हारा, सामने कोई भी महारथी हो। बजरंग के लिए यह सब नया था। वह दिल्ली से आया था। हम दोनों एक ही उम्र के थे। उसका दाखिला भी मेरे ही स्कूल में हुआ। वह खिलाड़ी भी था और पढ़ाकू भी। शिक्षकों का चहेता था, लेकिन काफ़ी गंभीर और अंतर्मुखी। जल्दी ही हम दोनों में दोस्ती भी हो गई। उसके पिता नहीं थे। माँ एक सरकारी बैंक में काम करती थी और 8-10 महीने पहले ही उनका तबादला बरेली में बड़ा बाजार शाखा में हुआ था। बरेली में यह उसकी पहली होली थी। वह बहुत ही उत्साहित था, खासकर हम लोगों को मोर्चा लड़ते देखकर। उसके उत्साह को देखकर मैंने उसे जल्दी जल्दी पंप का प्रयोग बताया। सामने एक दूसरा पंप मांगकर पानी से आंख बचाने और सामने वाली आंख पर अचूक निशाना लगाने की तकनीक भी सिखाई। कुछ ही देर में वह अपनी बाजी के लिए तैयार था। मोर्चे खेल खेल कर जब हम दोनों के ही हाथ थक गए, तब हमने घर की राह ली। बजरंग बहुत खुश था। पहली बार उसने होली का ऐसा आनंद उठाया था। अपनी प्रकृति के उलट आज वह खूब बातें कर रहा था। उसने बताया कि उसके पिता के जाने के बाद से क्या होली, क्या दिवाली, सब उत्सव बेमजा हो गए थे। बजरंग और उसके माता पिता की छोटी सी दुनिया बहुत खूबसूरत थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिता एक बैंक में काम करते थे, जबकि माँ घर पर रहकर बजरंग की देखभाल करती थी। इतवार का दिन था। उस दिन बजरंग को हल्का सा बुखार था। उसके ना करते करते भी पिताजी तिलक नगर चौक तक चले गए उसके लिए दवा लेने। 10 मिनट की कहकर गए थे, मगर दरवाजे की घंटी बजी 4 घंटे के बाद। देखा तो 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने ही वह दुखद खबर दी। ढोल ताशे की आवाज़ ने याद दिलाया कि होली की वार्षिक राम बारात का जुलूस निकल रहा था। हम दोनों ने रुककर कुछ देर तक उस अनोखी रंग बिरंगी शोभा यात्रा का मजा लिया और फिर जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगे। शाम को गुलाब राय के होली मिलाप के लिए रगड़ रगड़ कर रंग जो साफ करना था। आज के दिन जल व्यवस्था का भी कोई भरोसा नहीं था। देर होगी तो शायद नहाने लायक पानी भी मुश्किल हो। कुल्हाड़ा पीर के चौराहे पर एक मजमा सा लगा हुआ था। भीड़ के बीच में से इतना ही दिखा जैसे लाल अबीर में लिपटी हुई कोई मानव मूर्ति निश्चल पड़ी हो। भीड़ से पूछा तो किसी ने कहा, लौट रहे हैं भंग के रंग में, होली है भय। भीड़ में से किसी ने जयकार लगाया,
होलिका मैया की जय। सारी भीड़ ने समवेत स्वर में कहा और अपने अपने रास्ते लग गए। रंगीन मूर्ति अब अकेली थी। बजरंग उत्सुकतावश उधर बढ़ा तो मैंने हाथ पकड़कर उसे रोका। नशेड़ियों का क्या भरोसा, गाली वगैरह जैसे मौखिक अपमान तो उनके लिए सामान्य बात है, कभी कभार वे हिंसक भी हो उठते हैं। बजरंग मेरा हाथ छुड़ाकर मूर्ति के पास पहुंचा और उसे पकड़कर हल्के से हिलाया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मूर्ति ने एक बार आंखें खोली और फिर बिना कुछ कहे शांति में बंद कर ली। बजरंग ने दिखाया कि उसके सर के नीचे का लाल द्रव रंग नहीं रक्त था। जब तक मैंने मूर्ति के रंगों के पीछे छिपे चेहरे को पहचान लिया था, वह भग्गा दही वाला था। बजरिया के पीछे चौक में कहीं रहता था। बजरंग ने पास से गुजरते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और भग्गा के निढाल शरीर को रिक्शे पर चढ़ाने लगा। उसका उद्देश्य समझकर मैंने भी सहायता की और उसे बीच में करके हम दोनों इधर उधर बैठ गए। तभी मुझे उस तरफ का ही एक लड़का बारात से वापस आता दिखा, तो मैंने उसे भग्गा के घर वालों को गंगवार नर्सिंग होम भेजने को कहा। जब तक हम लोगों ने भग्गा को भर्ती कराया, उसके परिवार के लोग वहां पहुंच गए थे। कुछ ने उसे संभाला और बाकी हमसे सवालात करने लगे। मैंने देखा कि अभी तक इतना साहस दिखाने वाला बजरंग एकदम से बहुत विचलित सा हो गया। मैंने भग्गा के घर वालों को सारी बात बताई और बजरंग को साथ लेकर घर आ गया। शाम को होली मिलन के लिए तैयार होकर जब मैं बजरंग को लेने पहुंचा तो भग्गा के बेटे को उसके घर से निकलते देखा। मुझे देखकर वे दोनों रुके और बताया कि भग्गा बिल्कुल ठीक है। अगर हम दोनों उसे नहीं देखते तो शायद वह ज़्यादा खून बहने से मर गया होता। मरने की बात सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ गई। बजरंग अपने कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठा था, मोड़े हुए घुटनों को दोनों हाथों से घेरे हुए। उसने सर उठाकर मुझे देखा। गीली आंखों के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। मैं साथ ही बैठ गया। भग्गा ठीक है? उसने कठिनाई से पूछा। हाँ, मैंने उसे बताया कि मैं उसके बेटे से मिल चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि सर से साया हटने का मतलब क्या होता है, उसने रुक रुक कर किसी तरह कहा। 1 महीने तक घर से नहीं निकल सका था मैं। 1 महीने बाद तिलक नगर जाकर उन दुकानदारों से बात करने की हिम्मत जुटा पाया था। घातक हृदयाघात हुआ था पापा को, और उन दुकानदारों ने जो कहा उस पर आज भी यकीन नहीं आता है। हमें क्या पता, हम समझे कोई और पीकर पड़ा होगा, होश आएगा तो उठकर घर चला जाएगा। जिंदगी भर सबके काम आने वाले मेरे पापा ने कभी किसी नशे को हाथ नहीं लगाया था। तो ये थी कहानी जाके कभी न परी विवाई। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।